मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 45 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज की ये क्लास यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की सबसे लास्ट क्लास है। इसके बाद पूरे 5 यूनिट आपके प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 यूनिट जो आपके बच जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में 5 लेक्चर में आपके वो दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमने इसके पहले मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स ऑलरेडी कवर करा रखा है। ये आपका 5वां यूनिट चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो आज खत्म हो जाएगा। और नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया पूरे सिलेबस का ऐप के ऊपर, फिजिक्स स्कॉलर का जो ऐप है। और जो क्वेश्चंस हम कराते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन होती है, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज की जो क्लास है इसका सप्लीमेंट्री जो लेक्चर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लेक्चर को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है, आपको अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या अदरवाइज आप जो नंबर नीचे दिया हुआ उस पर व्हाट्सएप करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आज इस यूनिट का समापन है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज इमिटेड बाय अ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी से किस तरीके की रेज इमिट होती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यह सरप्राइज है कि ह्यूमन बॉडी से भी रेज निकलती है, लेकिन यह सच है कि ह्यूमन बॉडी से एक खास तरीके की रेज इमिट होती है। आपको बताना है वो इन चारों में से कौन है। एक्स रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज और आईआर रेज, ठीक है ना। देखिए, आपने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ा हुआ है थर्मल फिजिक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये नाम याद रखिए, प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लगातार हीट को या रेडिएशन को इमिट करती रहती है और साथ में उसको एब्जॉर्ब भी करती रहती है। मतलब एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लगातार रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती रहती है और इमिट भी करती रहती है। बस अब यह डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन वाला रेट ज्यादा है कि इमिशन वाला रेट ज्यादा है ना। जब इमिशन का रेट ज्यादा होता है तो हम एब्जॉर्प्शन को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं हीट रेडिएट कर रहा है ना। और जब एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है तो हम इसके इमिशन को भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों हमेशा पैरेलल होते रहते हैं, बस इसमें से कौन डोमिनेट करेगा ये मैटर करता है। और डोमिनेशन जो है वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर और इस बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम है तो एब्जॉर्प्शन की रेट और इमिशन की रेट इक्वल होती है। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो यहां पर क्या होगा, इमिशन ज्यादा तेजी से होगा, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा। और अगर इस बॉडी का टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगी, हीट को बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लगातार हीट को एब्जॉर्ब और रेडिएट करती रहती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का भी कुछ अपना टेम्परेचर होता है, आपको पता है। हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी याद रखिए, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या इक्विवेलेंट कहें तो 98.6 है ना, कुछ ऐसे होता है। ये फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारी बॉडी भी लगातार हीट को या रेडिएशन को इमिट करती रहती है और साथ में ऑब्जॉर्ब भी करती रहती है। तो जो रेडिएशन हमारी बॉडी से निकलता है वो रेडिएशन आता है IR यानी इंफ्रारेड रेज की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमन बॉडी IR रेज को इमिट करता है, ठीक है। ये विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देगा, बट इमिट करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। सबसे पहले तो हम आपको किसी भी वेव के लिए बता देते हैं, किसी भी वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या ना हो,
किसी भी वेव के लिए जो जनरल इक्वेशन होता है वो देखिए कुछ इस तरीके का होता है कि डेल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/v², और यहां पर होता है डेल 2y/del t²। ये 3 डायमेंशन की केस में हम लिख रहे हैं। यहां पर y जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और v जो है वो वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अगर इसको हम पर्टिकुलरली 1 डायमेंशन या x डायरेक्शन के लिए लिख लें तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर जो y है। डेल स्क्वायर का मतलब तो आप समझते होंगे, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर, यही ना, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम पर्टिकुलरली 1 डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करें एक्स डायरेक्शन के लिए तो ये बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v², और यहां पर हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपान डेल टी स्क्वायर। ये किसी भी वेव का जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, किसी भी वेव का ये जनरल इक्वेशन है। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बात जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए ये वेव का इक्वेशन लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों लगातार वेरी होते रहते हैं, दोनों प्रोपागेट होते रहते हैं। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखें तो ये हो जाएगा डेल 2E अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है प्रोपागेट होने की, वो आपको पता है फ्री स्पेस में c के इक्वल होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, और डेल 2 अब e के लिए लिख रहे हैं तो e और अपान में डेल t², ठीक है ना। ये जब हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा। और अगर मैग्नेटिक वेक्टर के लिए लिखें इसी चीज को तो ये हो जाएगा डेल 2, जहां जहां e है वहां वहां b हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/c²। यहां पर हो जाएगा डेल 2b और अपान में डेल t², ठीक है। ये आपको याद रखना है जनरल इक्वेशन जो होता है किसी भी वेव का। तो इसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चाहे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यही गिवन है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत लिखे हुए। चलिए आगे बढ़े। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था, अगर ये पता है तो फिर ये याद हो जाएगा। बाकी सप्लीमेंट्री लेक्चर में तो हमने काफी अच्छा खासा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अच्छे से कलेक्ट करके हमने आपको प्रोवाइड किया। मैं आप सबसे एक बार सबको रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सप्लीमेंट्री लेक्चर को जरूर देखें। आपने कितना भी प्रिपेयर कर लिया लेकिन एक बार जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। और साथ ही टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, जीआईसी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिस भी तरीके से, जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकते हैं, वो सारी चीजें एक साथ आपको इकट्ठा उस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और उसका नोट्स अगर आपको चाहिए, ऐप के ऊपर नोट्स हमने प्रोवाइड किया, आप वहां से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब नोट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हाइल चार्जिंग इज। किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच का जो रीजन होता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू चार्जिंग के दौरान, मतलब अगर हम इस कैपेसिटर को सपोज चार्ज कर रहे हैं किसी बैटरी से, तो चार्जिंग के दौरान ये जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। ऑलवेज कांस्टेंट, वेरिंग, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ सी एंड आर, डिपेंड्स ऑन ईएमएफ ऑफ बैटरी। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप जो है कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर को अगर चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज के लिए आपके पास इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 - e पावर माइनस t अपान टाउ। ये चार्जिंग के केस में किसी टाइम t के ऊपर इनकी प्लेटों के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। तो अगर ये आप लगातार इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब लगातार, मतलब चार्ज कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चार्ज की वैल्यू अलग होगी, एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चार्ज की वैल्यू अलग होगी। मतलब हर एक इंस्टेंट पर आप इसके ऊपर प्लेटों पर चार्ज बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और अगर चार्ज चेंज होगा तो इसका मतलब इन प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट तब होता है ना जब चार्ज आप फिक्स कर देते, आप लगातार चार्ज करते जा रहे हैं यानी चार्ज की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो यहां पर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार स्ट्रांग होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है ना। और आपने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि जिस तरीके से किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल वैसे ही एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी यहां का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू करंट, जिसका नाम हमने रख दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मेन जो ओरिजिन था वो यही था कि यहां पर जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड, 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टाइम आपको बताना है। 10⁻8 वोल्ट पर सेकेंड और 10⁻8 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट दिया हुआ है 1.0 एम्पियर। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन आपको याद रखनी होगी कि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो सप्लीमेंट्री लेक्चर में डिस्कस किया गया है कि कैपेसिटर के बीच में यहां पर तो वायर डिसकनेक्टेड था, फिर भी यहां मैग्नेटिक फील्ड आया है, उसके केस में ये सारी बातें हो रही है। यहां पर एसी आपने सप्लाई दिया था। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आपको दिया हुआ है और इसके साथ साथ ये आपका 1 माइक्रोफैराड यानी जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड यानी कि 10⁻6 फैराड। ठीक है, और इसके बाद ये दो चीजें आपको गिवन है, आपको बताना है कि V/S के हिसाब से यानी वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर यूनिट टाइम जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है ID = ε0 d∅e और अपान में dt, ये आप याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज या इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरी होने से आता है। ठीक है, और इसको आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये टर्म है φe, वहां पर E × a cos थीटा के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, E a आएगा, परपेंडिकुलर है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला आ जाता है आपका C और dV/dt। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि यहां से ये कैसे आता है, मैं बता दे रहा हूं। आप φe की वैल्यू रखेंगे E × a, ठीक है ना, E × a इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। φe की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका ID = बन जाएगा ε0 और ये देखिए d/dt और यहां हो जाएगा E × a। प्लेटों का एरिया कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो ε0a और ये बनेगा dE और अपान में dt। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके लिए फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और अपान में प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d। तो यहां पर E की जगह पर V/d रखेंगे, d यहां पर फिक्स है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ε0a अपान d, ये बाहर हो गया लेकिन ये V बचा रहेगा तो dV और अपान में d। और ये देखिए ε0a अपान d इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो फार्मूला बन जाएगा ID = ये पूरा C हो जाएगा और dV/dt हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद कर लेना है। हमने तरीका भी बता दिया किस तरीके से ये इसको आप यहां से यहां तक ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको ID की वैल्यू पता है, C की वैल्यू, तो dV/dt तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो dV/dt कितना हो गया, dV/dt = हो जाएगा ID अपान में C यानी 1 अपान में 10⁻6 यानी कि 10⁻6 माइक्रोफैराड, सॉरी ये 10⁻6 ये dV/dt है तो वोल्ट पर सेकेंड, 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द सन डिलीवर्स 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस। आपको पता है अर्थ के सरफेस पर सन से जो रेडिएशन आता है वो रेडिएशन अगर हम निकालें, मतलब पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया में, अर्थ के सरफेस पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में जितना यहां से सोलर रेडिएशन आता है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ध्यान समझिए, सोलर कांस्टेंट क्या है, तो सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी या रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है, इन यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया। ठीक है ना, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना सोलर एनर्जी रिसीव किया जाता है अर्थ के द्वारा
सन की वजह से, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कुछ 1380 करके ये वैल्यू आती है, और यहां से आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर, और इसके साथ में क्योंकि वॉट मतलब जूल पर सेकेंड होता है, ये आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। और ये वैल्यू को हम लगभग 1.4 भी कई बार लिखते हैं, 10 पावर 3, यहां पर ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, और 10 पावर 3 वॉट को किलो वॉट लिखेंगे तो 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां पर स्क्वायर। तो ये आप याद रखें, ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, लगभग इतनी होती है, बट यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी सोलर कांस्टेंट ही दिया हुआ है, यहां से जो रेडिएशन यहां पर आता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो है 10 पावर 4। तो कह रहे हैं कि इतने एरिया के ऊपर इस वाले डायमेंशन वाला अगर एरिया ले लें तो इसके ऊपर कितना रेडिएशन आएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, अगर पर यूनिट एरिया में कितना रेडिएशन आ रहा है वो आपको पता है तो इतने एरिया में क्यों नहीं बता सकते आप, ठीक है, पावर बताना है एक्चुअल में। तो पर यूनिट एरिया में 10 पावर 4 वॉट अगर आप रेडिएशन दे रहे हैं तो 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 पावर 6 वॉट हो जाएगा। इतना वॉट सोलर पावर या एनर्जी आपको इस पूरे एरिया के अंदर मिल जाएगा। तो 10 पावर 6 वॉट यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल में कुछ नहीं था, आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट ना भी पता होता तब भी कोई लगा सकता है पर मीटर स्क्वायर में इतना वॉट, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में कितना वॉट, निकल गया। लेकिन ये पूरा जो सवाल है वो सोलर कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है, और सोलर कांस्टेंट का ये डिफिनीशन और ये वैल्यू और साथ साथ ये यूनिट, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ नया सीखना है, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो। बहुत सारी बुक मार्केट में आती हैं, आप बुक ले लीजिएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे सॉल्यूशन दिया रहेगा और उसका आंसर आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो ये जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्यूशन दिए हुए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, उसके रीजन गलत दिए हुए हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा, इतना ज्यादा हौच पौच हो जाएगा कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे सही कौन सा वाला है गलत कौन सा वाला है, ठीक है ना। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम करा भी रहे हैं प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, कुछ 5-7 क्वेश्चन जिसमें कम पड़ते हैं तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करते हैं। कई सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही हम कराते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करते क्योंकि काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मेन इसका रीजन भी यही है कि मास्टर बैच 2.0 को क्यों लाया गया, क्योंकि अगर देखें तो मास्टर बैच 1.0 में ही हमने काफी क्वेश्चन कराए थे और थियरी भी पूरा करा दिया था, आपको नोट्स पूरा दे दिया था। लेकिन इस बैच को लाने का मेन रीजन यही है कि क्वेश्चंस के ऊपर फोकस थोड़ा कम हो पाया था लास्ट टाइम की कमी की वजह से, तो इसमें हम प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं। बाकी आपका आगे महामैराथन तो आएगा, हम ईयर वाइज तो करेंगे ही, लेकिन यहां पर एक तरह से हम टॉपिक वाइज जो कर रहे हैं ना, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा लास्ट में एग्जाम टाइम में हम महामैराथन में ईयर वाइज सारे पेपर को सॉल्व करेंगे, उससे चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और एक ओवरऑल होलिस्टिक जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, सारी चीजें आपको दिमाग में एक साथ तैयार होंगी। लेकिन यहां पर टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो जाता है पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि करंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस where E, Z and T are volt per meter, meter and second respectively. The value of wave vector K. Wave vector K मतलब ये प्रोपागेशन वेक्टर K होता है जो कि वेव के संचरण की जो दिशा होती है उनके प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको K की वैल्यू निकालनी है और ये जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर या मैग्नेटिक वेक्टर के लिए जो जनरल इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है, E इक्वल टू E नॉट कॉस KZ माइनस ओमेगा टी बोलिए, चाहे ओमेगा टी माइनस KZ बोलिए, जिस फॉर्म में ये दिया हुआ उसी फॉर्म में आप लिख लीजिए, ये होता है। और B के लिए भी आप लिखना चाहे तो इसी तरह से हो जाएगा, B नॉट कॉस KZ माइनस ओमेगा टी। आप इसी वाले फार्मूले से इसको कंपेयर करिएगा तो आपको E नॉट की, ये जो है डायरेक्शन बता रहा है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन है, तो आपको E नॉट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 40, ठीक है। और KZ है, ठीक है, ओमेगा टी है, यहां पर एक्चुअल में 8 रहेगा, उसके हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 6 इंटू 10 पावर 8, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू मिल गई, E नॉट की वैल्यू मिल गई, आपको K की वैल्यू चाहिए। फार्मूला आपको पता ही होगा, V इज इक्वल टू ओमेगा अपान K वाला, सारे फार्मूले हमने आपको बताया, V इक्वल टू ओमेगा अपान K। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n और K क्या होता है, K इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये सब आपको हमने बता दिया है, ठीक है।
तो v इक्वल टू ओमेगा अपान के से अगर आपको k चाहिए तो k इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपान v। और बात अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर वो आपको पता है c के इक्वल होती है, तो k इक्वल टू ओमेगा अपान c लिखेंगे। ठीक है, बस k की वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 10 पावर 8 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8। सॉल्व कर लीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा 2 और यूनिट आ जाएगा मीटर इनवर्स। यूनिट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है k का यूनिट मीटर इनवर्स कैसे आया, यहां से देख लीजिए, ये आपका वेवलेंथ है जो कि मीटर मतलब लेंथ की यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम इस वेवलेंथ को मीटर में लिखें तो k का यूनिट मीटर इनवर्स ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज, मतलब फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होती है। हमने आपको बताया इसको हम वेव इंपीडेंस भी बोलते हैं। वेव इंपीडेंस, वेव इंपीडेंस क्या होता है, वेव इंपीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z नॉट से फ्री स्पेस के लिए। इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस ऑफर्ड बाई फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम जो इंपीडेंस ऑफर करता है टू EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्री स्पेस जो इंपीडेंस, जो एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं वेव इंपीडेंस। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है Z इक्वल टू E और H के मैग्नीट्यूड का रेशियो। इसको सॉल्व करते हैं तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का रेशियो आता है। फ्री स्पेस के लिए बात करते हैं तो ये म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर -12। ये दोनों वैल्यूज को रख करके कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 120 पाई ओम, या इसी को सॉल्व करें तो 376.6 ये ओम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 377 ओम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप रट लीजिए कि फ्री स्पेस का जो इंपीडेंस होता है वो 120 पाई या फिर 377 ओम होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 25 क्वेश्चंस टोटल आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो गायब हो गया, पूरा लैंग्वेज ही यहां पर खत्म हो गया, हिंदी में देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्रफल परिवहित ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, प्रोपागेट होती है, उसका एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा सही। ठीक, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर के ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, ये जब प्रोपागेट करता है तो एक्चुअल में ये वेव प्रोपागेट करने का मतलब एनर्जी प्रोपागेट कर रही है। तो ये जो एनर्जी प्रोपागेट होती है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से एनर्जी प्रोपागेट होती है, यानी आप इसको पावर फ्लक्स भी बोल सकते हैं, उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायरेक्शन वही होता है जो प्रोपागेशन कांस्टेंट यानी वेक्टर के का डायरेक्शन होता है। प्रोपागेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो वही डायरेक्शन आपका पॉइंटिंग वेक्टर का होता है। और इसके लिए एक्सप्रेशन है पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू, ये आपका होता है ई क्रॉस एच। ठीक है, ई क्रॉस एच, और आपको पता है म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो यहां से हम चाहे तो एच को बी से रिप्लेस करें तो बी अपान में म्यू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एस इक्वल टू ई क्रॉस एच की जगह पर हो जाएगा वेक्टर बी और अपान में म्यू। यहां फ्री स्पेस के लिए बात हो रही तो म्यू नॉट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस बी और इसके अपान में 1 अपान म्यू नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक्चुअल में अगर एच के रूप में दिया होता ना एस इक्वल टू ई क्रॉस एच तो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां बी दिया हुआ है, तो अगर बी लिखेंगे तो अपान में म्यू नॉट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस फॉर्म में याद कर लीजिए। ठीक है ना, और ये क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो
तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी प्रोपागेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर है जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर, और इसके लिए एक्सप्रेशन है E क्रॉस H। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर म्यूचुअली, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेक्टर होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल, ऑर्थोगोनल, एंटी पैरेलल, 45 डिग्री टू ईच अदर। तो सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का जिस तरह से ऑसिलेट करने का जो डायरेक्शन होता है और मैग्नेटिक वेक्टर के ऑसिलेट करने का जो डायरेक्शन होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक वेक्टर, अगर इसका नाम रख दें हम, इसको एक्स बोले, इसको वाई बोले और इसको जेड, अगर आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक वेक्टर आपका जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ई का डायरेक्शन अगर है और ये बी का डायरेक्शन है तो ये प्रोपागेशन वेक्टर के का डायरेक्शन है, और तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू के। ठीक है ना, ये है ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर है ये, और इसी वजह से इन तीनों में से किसी भी दो का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें, चाहे ई डॉट बी करें, चाहे बी डॉट के करें, चाहे ई डॉट के करें, तीनों ही केस में हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आता है। तो इन तीनों में से किसी भी दो का डॉट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और ये वेव वेक्टर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ऐसा ही एक सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है। तो ये म्यूचुअली कैसे हैं, क्या एंगल बना रहे, वो अलग चीज है, और फेज अलग चीज है। फेज का मतलब ये कि कौन पहले मैक्सिमम हो रहा है और कौन पहले मिनिमम हो रहा है। तो आपको पता है कि ये जो आप डायग्राम बनाते हैं इसमें बिल्कुल ये इसी तरह सेम पैटर्न पर ऊपर और नीचे बनता है, मतलब जिस टाइम इलेक्ट्रिक वेक्टर मैक्सिमम उसी टाइम मैग्नेटिक वेक्टर भी मैक्सिमम, जिस टाइम इलेक्ट्रिक वेक्टर जीरो उसी टाइम मैग्नेटिक वेक्टर भी जीरो, मतलब साथ में मैक्सिमम साथ में मिनिमम होते हैं। इसका मतलब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ये क्या होते हैं, हमेशा सेम फेज में होते हैं, या इनका फेज डिफरेंस जीरो होता है। ये चीज भी हमने साथ में इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है कि जब इनके बीच का फेज पूछा जाए तब क्या लिखना है, और जब इनके बीच का एंगल पूछा जाए तब क्या लिखना है। तो अगर इनके एंगल की बात करें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होते हैं, लेकिन अगर फेज की बात किया जाए दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, ये सवाल आगे मिलेगा भी आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर या लाम्बिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें कि व्हेन द फेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी इन एनी मीडियम द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिस्पर्सन। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस सिचुएशन को समझिए कि आपने ये जो फार्मूला पढ़ा हुआ है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। किसी भी मीडियम, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v के ऊपर डिपेंड करता है, और ये v एक्चुअल में यहां पर फेज वेलोसिटी वाला v है। दो तरह की वेलोसिटी होती है वेव के केस में, फेज वेलोसिटी यानी जो क्रस्ट या ट्रफ होता है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है उसको हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा अपान के, और पूरा का पूरा जो वेव है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेव किस वेलोसिटी से चल रहा है, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट या ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी के। ठीक है, ये तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इसको बोलेंगे क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो ये जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी होते हैं, इसमें से फेज वेलोसिटी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फार्मूले में आता है। सवाल में कह रहे हैं कि जो फेज वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी फेज वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब अगर हम यहां लिख दें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फेज वेलोसिटी, और फेज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, अगर हम प्रिज्म का केस लें, बहुत ही सिंपलेस्ट केस, प्रिज्म के केस में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का।
तो जिसका जिस वेव की जिस तरह का उसका मतलब किसी भी वेव के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरीके का होगा उसका डेविएशन भी उसी तरीके का होगा। आपको पता है यहां पर जब एक व्हाइट लाइट जाती है तो उस व्हाइट लाइट में से सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर आपका रेड होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रिज्म भले ही एक है लेकिन इसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली वेव के लिए अलग अलग थी, ठीक है ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले वेव के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। यहां पर इस सवाल में यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पर फेज वेलोसिटी डिपेंड करती है और फेज वेलोसिटी पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। दैट मींस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और अलग अलग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो जिसके लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका ज्यादा डेविएशन होगा, जिसके लिए कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके लिए कम उसका डेविएशन होगा। तो आपको पता है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए ज्यादा होता है और रेड के लिए कम होता है, इसीलिए वायलेट का डेविएशन भी रेड से ज्यादा होता है। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेविएशन, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम डेविएशन, ठीक है। तो जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फेज वेलोसिटी होगा और उसके अकॉर्डिंग इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है वो अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगी। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मतलब कि जो फेनोमेनन यहां पर डिस्कस किया जा रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कहां कहां से चीजें किस किस तरीके से और किस किस तरह की भाषा में पूछी जा रही हैं। मतलब सबको कनेक्ट करना होना चाहिए, आपको सारे डॉट कनेक्ट करेंगे तो एक फाइनल लाइन बनेगी और आपको साथ में ये फार्मूला भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है, इस आंसर के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। देखिए रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा हम चाह रहे हैं कि क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी होने से मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपको बोरिंग लगे। मतलब अगर आप 1 घंटे की क्लास देखें तो आपको लगे कि हाँ कम से कम 3-4 घंटे में जो पढ़ते वो चीज हमें यहां मिल गया है, तब तो बेनिफिशियल है। और अगर आप खुद से इतना 1 घंटे में कर सकते थे और मैं 1.5 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको देखने का कोई रीजन नहीं बनता, फिर आपको नहीं देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि बातचीत और इस तरह की चीजें ना हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है इसमें कि सर आप बातचीत नहीं करते हैं, आप हंसी मजाक नहीं करते हैं और आप सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं, बोरिंग हो जाता है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा नेचुरल है, उसमें मेरा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस तरह से कोई डिस्टर्बिंग चीजें बीच में लाई जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल के इक्वेशन में या समीकरणों में इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो स्वतंत्र होता है, ठीक है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन होते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं चारों इक्वेशन, आपको पता ही होगा डिफरेंशियल फॉर्म में डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है डेल डॉट बी जो कि कहता है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू 0, तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और चौथा है डेल क्रॉस बी इक्वल टू यहां पर होता है म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, यही है। तो ये जो आपने चारों इक्वेशन पढ़े हुए हैं, हम जिनको मैक्सवेल के 4 इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इसको हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं, इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, और ये जो है वो एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ है, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है जिसको मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पर मॉडिफाइड किया था, तो इसको आप मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ बोल दीजिए। इन चारों इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है, इसी से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक समूह है जो कि एकदम इंडिपेंडेंट है। एक्चुअल में ये जो शुरू के 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दें जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अविरतता का सिद्धांत चार्ज के लिए जो होता है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो कि चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक।
तो अगर हम इन दोनों कर्ल वाले इक्वेशन के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐड कर दें, यूज करें, तो उसके साथ हम इन ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। यानी अगर इस दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंबाइन कर दें तो ये आपस में कंप्लीट एक पैकेज बन रहा है जो किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपसे कहें कि ये और ये क्या किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें से हम इन दोनों का इस्तेमाल करके इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें करें टू कर, पहले तो इसको छोड़ दीजिए, द टू डाइवर्जेंस इक्वेशन, ये दोनों डाइवर्जेंस इक्वेशन बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। बोथ दी कर्ल एंड डाइवर्जेंस इक्वेशन, खाली अगर कर्ल होता तो सोचते, लेकिन डाइवर्जेंस आ गया तो डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों का कॉम्बिनेशन यानी पूरा समूह तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरा देखिए, द टू कर्ल इक्वेशन कंबाइंड विद द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों कर्ल इक्वेशन के साथ साथ अगर हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी कंबाइन कर दे तो ये पूरा जो पैकेज बन रहा है, ये पूरा जो समूह बन रहा है, यहां समूह पूछा इन्होंने, ये जो पूरा समूह बन रहा है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ कर्ल इक्वेशन दिया है और ये कर्ल इक्वेशन से आप इसको डिराइव नहीं कर सकते जब तक आप कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों लास्ट के कर्ल इक्वेशन और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो पूरा ये कॉम्बिनेशन है, ये पूरा समूह है, ये इंडिपेंडेंट होता है इस पूरे मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है ना, बाकी लोग डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं कि a light wave travels with velocity v, frequency nu and wavelength lambda in a medium, it then enters a denser medium, what happens? मतलब कोई वेव है जो एक डेंसर मीडियम के अंदर इंटर कर रही है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम के अंदर अगर ये वेव इंटर करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, इसका जो वेवलेंथ था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए सिंपल सी बात। पहली बात तो रेयरर टू डेंसर जाने का मतलब ये होता है, डेंसर मीडियम ही वो मीडियम होता है जिसमें जाने के बाद वेव की स्पीड घट जाती है, या कह लीजिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर से ज्यादा होता है। तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो डेंसर मीडियम में स्पीड घटती है, उसी को तो डेंसर बोलते हैं, इसलिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड घट जाएगी डेंसर मीडियम में जाने के बाद। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ही वो प्रॉपर्टी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती, बाकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, चाहे वो इंटेंसिटी हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो आप कह लीजिए वेलोसिटी हो, सब चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी घट गई डेंसर मीडियम में जाने पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। और अब लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा यानी वेवलेंथ, आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को अगर हम सी के बजाय v ले रहे हैं, फ्री स्पेस में बात नहीं कर रहे, मीडियम में बात करें, तो न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा। ठीक है, या तो आप ये वाला फार्मूला याद होगा आपको, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, जहां n फ्रीक्वेंसी है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा। और ये जो n है जिसको हम न्यू से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये n या न्यू अगर कांस्टेंट रखना है, आप बताइए अगर आप करें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब v और लैम्डा का रेशियो भी, इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जिस रेशियो में v बढ़ेगा या घटेगा उसी रेशियो में लैम्डा को भी बढ़ना या घटना होगा, तभी तो इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, और यहां से यहां जाने पर अगर वेलोसिटी घटी हुई है तो लैम्डा को भी उसी रेशियो में घटना पड़ेगा। अगर ये घट के आधी हो गई, इसको भी आधा होना पड़ेगा, ताकि वो अपान वाले 2 से अपान वाला 2 कैंसिल होके हर बार आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है। तो अगर स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मीडियम चेंज होने से इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। v घटेगा, न्यू कांस्टेंट रहेगा, और लैम्डा घटेगा। तो v घटेगा, न्यू कांस्टेंट रहेगा, अनचार्ज नहीं अनचेंज्ड होगा, और लैम्डा जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। बिलो मतलब साइड में यहां पर। तो यहां पर ये आपके मैक्सवेल के इक्वेशन दिए हुए हैं, डेल क्रॉस एच, यहां पर जे प्लस बी, नहीं बी नहीं होगा यहां पर डी आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। जिस हिसाब से इन्होंने एप्सिलॉन नॉट को सब जगह से गायब किया हुआ है, यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी होगा। तो आपको मैच कराना है। देखिए डेल डॉट डी इक्वल टू रो, ये आपका जो ये इक्वेशन होता है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही एप्सिलॉन नॉट को ई से मल्टीप्लाई कर दिया
और एप्सिलॉन नॉट ई को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, इसी को यहां पर डी लिख दिया। तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो, ये आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है जो है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इससे मैच कर जाएगा। दूसरा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये आपने पढ़ा था कहां पर, ये आपने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। ये आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है और ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है ना। तो बस दो हो गए और तीसरा आपको दिख भी रहा है, ये लास्ट वाला केस है। लास्ट वाला केस है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपको 3 से मैच कर जाएगा, मतलब ए वाले को जाना होगा 3 के साथ, बी को जाना होगा 1 के साथ और सी को जाना होगा 2 के साथ। तो ए जाएगा 3 में, तो ए जाएगा 3 में, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। बी जाएगा 1 में, बी जाएगा 1 में, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन ये दोनों में और ये दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, ये वाला कॉमन दिख रहा है। ए गया 3 में, बी गया 1 में और सी गया 2 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन याद कर लीजिए, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल के चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें करें कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये चार्ज के लिए है। किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर आप कल्पना करें, ठीक है, तो इसके अंदर अगर सपोज चार्ज आकर के स्टोर हुआ है, तो इसके अंदर जो चार्ज इसमें से बाहर निकलेगा, मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज, यहां से आप देखिए डेल रो बाई डेल टी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो बाई डेल टी। तो यानी इसमें से बाहर निकलने वाले, मतलब इसमें से चार्ज के डिक्रीज होने का रेट इसके अंदर चार्ज के आने का आप लीजिए इंक्रीज होने के रेट के इक्विवेलेंट है। मतलब जिस रेट से चार्ज आ रहा है उसी रेट से चार्ज बाहर जा रहा है, इसके लिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है। रेट ऑफ डिक्रीमेंट है ये और रेट ऑफ इंक्रीमेंट है ये, मतलब ये इनवर्ड चार्ज का रेट है और ये आउटवर्ड चार्ज के फ्लो होने का रेट है। इसका मतलब कि जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज बाहर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहे हैं कि कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, मतलब प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इंटेंसिटी से, एम्पलीट्यूड से, वेलोसिटी से और फ्रीक्वेंसी से। सिंपल सा सवाल है कि आपको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए, चाहे वो डेंसर से रेयर में जाए, तो ऐसे कंडीशन में एक तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, आपने देखा उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, साथ ही साथ सरफेस की वजह से बहुत सारा जो एनर्जी है, रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बीच में जो इंटरफेस है, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा उसका जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी अटेन्युएशन की वजह से डिक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड भी घट जाता है। तो जब भी लाइट या रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर कलर चेंज नहीं होता। अगर ये रेड था या येलो था तो रेड या येलो यहां पर भी रहेगा। तो इसका मतलब कि इसके साथ जुड़ने वाली जो चीज है वो फ्रीक्वेंसी ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही यहां से यहां जाने पर नहीं बदली। अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब कि यहां से यहां जाने पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है तो हो सकता है कलर चेंज हो जाता, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है और इसीलिए यहां पर कलर भी नहीं चेंज होता। यानी कलर का जो डिटर्मिनेशन है वो फ्रीक्वेंसी से होगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर इधर से इधर जाने पर चेंज हो गए। अगर इन पैरामीटर के ऊपर कलर भी डिपेंड करता तो वो भी जाने के बाद चेंज हो जाता, तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहे हैं द फेज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर इज। हमने पीछे के ही सवाल में इसको बता दिया कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का फेज अगर पूछते हैं तो फेज डिफरेंस आएगा 0, क्योंकि वो हमेशा सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में मतलब एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम होते। पहली बात,
दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो हमेशा उनकी ऑसिलेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, उनके बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा π/2 के। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको क्लियर कट एकदम याद रखना है। तो यहां पर इन्होंने फेज डिफरेंस पूछा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पीछे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? देखिए, वेव की वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है इन जनरल वो होता है v इक्वल टू अंडरवुड म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है ना, किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात हो रही है उसके लिए। अगर आपका जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, अगर आप डाइइलेक्ट्रिक के अंदर वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो ये है फार्मूला। अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा 1 फ्री स्पेस की परमिबिलिटी म्यू नॉट, फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम सी से रिप्रेजेंट करने लगते हैं और इस सब की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर ही लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कॉमन सा म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/√μ एप्सिलॉन। और ये वाला फार्मूला भी करेक्ट है, लेकिन ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, बस इसी का जनरलाइजेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन ऑफ एनर्जी 1.32 × 10⁻18 जूल विल बी। ठीक है, आपको एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसकी एनर्जी गिवन है। तो एनर्जी गिवन है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। आपको पता है फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला प्लांक की क्वांटम प्रिंसिपल से E = h/न्यू, ये फ्रीक्वेंसी ही है, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी E/h। और ये जो h है इसको हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको h की वैल्यू यहां पर रख देनी है और E की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। इसको आप कैलकुलेट करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है। जो भी यहां आएगा सीधे सीधे हर्ट्ज में आ जाएगा। तो E की वैल्यू रख देंगे ये वाली वैल्यू और h की जगह पर ये प्लांक कांस्टेंट। थोड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेंगे तो इसका कोई आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम इज। उसी का उल्टा है, इस बार वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि वेवलेंथ दिया है और आपको एनर्जी बतानी है। तो E = h/न्यू और न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ। तो hc/λ, यहां पर h की वैल्यू पता है 6.6 10⁻34, c की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ और लैम्डा यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 6600 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻10 करेंगे तो मीटर में, यानी अब यहां से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी, जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है तो हम कर देते हैं। यहां पर देखिए एक 0, यहां पर एक 10 यहां पर चला जाएगा तो ये 66 बनेगा और 66 यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर 100 बनेगा, यानी 10⁻2। और ये क्या बना, ये आपका 10⁻7 हो चुका है इस टाइम। -10 + 2 -8 होगा, -8 ऊपर जाके प्लस बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिला, आपको मिला 3 × ये ऊपर जाके प्लस हुआ ना, तो ये 15 हो गया। तो 10⁻34 और प्लस में 15, तो कितना हो जाएगा 3 × 10 ये 34 है ना, तो ये आपका हो जाएगा -19 जूल। तो 3 × 10⁻19 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है आपके पास E = h/न्यू या hc/λ। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन हैविंग एनर्जी E इज। अगर फोटॉन की एनर्जी E है तो उसके मोमेंटम का एक्सप्रेशन कौन सा हो। आपको पता है किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा होगा, E² = p² c² + m0² c⁴। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी या मोमेंटम आपको पता है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड या वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाए तो ऐसे में हम उसको रिलेटिविस्टिक केस मानते हैं और रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन होता है। अब बात अगर फोटॉन की हो रही है तो आपको पता है लाइट के पार्टिकल को फोटॉन बोलते हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो c के एग्जैक्ट इक्वल होती है। तो इसका मतलब कि ये आपका
रिलेटिविस्टिक वाला ही केस इसमें आप यूज करेंगे, यही फार्मूला आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये, और फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है, जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक मास होता है। तो एम नॉट की जगह पर जीरो रखेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरा टर्म जीरो हो चुका है। तो पी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो पी इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में सी, मतलब फोटोन का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा एनर्जी अपान सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रिलेशन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहे हैं कि इन दी फॉलोइंग विच आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन चारों में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? गामा रेज, बीटा रेज, थर्मल वेव और एक्स रेज। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको पता है गामा रेज, थर्मल वेव और ये एक्स रेज, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और फ्री स्पेस में इनकी सबकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपस में इक्वल होती है। जैसे आपने लाइट के बारे में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज उसी के सिमिलर है। लेकिन बीटा जो रेज हम बोलते हैं, एक्चुअल में बीटा रेज नहीं बल्कि बीटा पार्टिकल होता है। बीटा क्या है? पार्टिकल होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस के ओरिजिन से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, न्यूक्लियस से जन्म लेने वाले, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं लेकिन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो बीटा जो रेज हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस से निकलते हैं, जबकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस प्रोसेस के दौरान जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें बीटा पार्टिकल निकलते हैं और बीटा पार्टिकल का मतलब इसको हम बीटा रेज बोलते हैं क्योंकि ये समूह में बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, इनको हम बीटा रेज बोलते हैं। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियर ओरिजिन के। ठीक है ना, वैसे और एक चीज आप याद रखिए कि बीटा पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, बीटा प्लस और बीटा माइनस। ठीक है ना, ये आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और ये उसी का एंटी पार्टिकल है जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए साथ में। लेकिन इन जनरल जब बीटा बोला जाता है ना, तो यही वाले बीटा की हम बात करते हैं। इन जनरल जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है वो बीटा माइनस है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। बाकी ये भी बीटा पार्टिकल ही है, ये इसका एंटी पार्टिकल होता है, इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीटा रेज जो है वो रेज नहीं है, किरणें नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी से वो निकलते हैं, तो उसको एज अ रे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें करेंगे वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा वी, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एम रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? यानी विजिबल लाइट, एक्सरे और माइक्रोवेव, इन तीनों के वेवलेंथ को हमें आपस में कंपेयर करना है, कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम। हमने आपको सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताया है, बार बार बताया है, फिर से बता देते हैं, गाए यूवी इन माई रेडियो, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, हमने आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर में बताया, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा, नोट्स में भी लिख करके दिया हुआ है। इससे आप सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं। गाए में ये जो आपका है एक्चुअल में वो गामा रेज है और ए में ये जो है आपका वो एक्स रेज है, ठीक है ना, और यू में ये जो है वो अल्ट्रा वायलेट है और वी में जो है वो विजिबल है, विजिबल लाइट है, वी फॉर विजिबल, इन मतलब इंफ्रारेड है और माई का मतलब यहां पर माइक्रोवेव है और रेडियो का मतलब रेडियो वेव है। ठीक है, तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जिन 7 पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो यही है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। और ये जो सीक्वेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सीक्वेंस है वेवलेंथ के बढ़ने का, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका उल्टा कर लीजिए तो ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इस तरफ, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी। इसका मतलब कि अगर ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो एनर्जी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है पेनेट्रेशन पावर, मतलब ये आप कह सकते हैं पेनेट्रेशन पावर का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पेनेट्रेशन पावर। ठीक है, तो इस साइड से वेवलेंथ बढ़ रहा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इस साइड बढ़ रही हैं। यहां वेवलेंथ को कंपेयर करना था और नाम किसका किसका है, नाम है विजिबल लाइट का, मतलब ये है आपका विजिबल, तो इसको हम लैम्डा भी बोल दे रहे हैं। चलिए, और दूसरा
आपने नाम लिया था इसमें एक्स रे का, तो यहां पर एक्स रे है तो इसको हम लैम्डा एक्स बोल देते हैं। और तीसरा माइक्रोवेव था, तो माइक्रोवेव ये रहा माइक्रोवेव, यानी इसको लैम्डा एम बोल देते हैं। अब आपको बताना है कि इसको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा आपको लैम्डा एक्स का मिलेगा, सॉरी इधर तो सबसे कम है ना, इधर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो लैम्डा एम है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आपको ये विजिबल मिल रहा है ये दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपको ये मिल रहा है लैम्डा एक्स। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ लैम्डा एम सबसे ज्यादा, और उससे कम हुआ लैम्डा वी, और सबसे कम हुआ लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, लैम्डा एम फिर से लैम्डा वी और उसके बाद लैम्डा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं इसको नोट कर सकते हैं। गाय में जो ये गा वाला पार्ट है वो गामा रेज के लिए है, और ये में जो है वो एक्सरे वाला पार्ट है। यू फॉर अल्ट्रा वायलेट कर देना, यू और वी मिला के अल्ट्रा वायलेट नहीं करना है, क्योंकि वी फॉर विजिबल हो जाएगा, दृश्य प्रकाश, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, खत्म करते हैं इसको जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहे हैं कि दी इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ विच लॉ। तो सारा कुछ तो पीछे डिस्कस हो चुका है, ये है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, इसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन है ये पूछते तो ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है इस तरह के सवाल में, मैं सबको बता दे रहा हूं। अगर सिर्फ स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर मूविंग चार्ज है तो आपको पता है मूविंग चार्ज यानी कि एक तरह से करंट हुआ, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन चार्ज अगर रुका हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता था, तो वो जब चलेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के मोशन से, रेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो सब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता है ये जो फ्लक्चुएशन है या ऑसिलेशन है, इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर लगातार इसकी वैल्यू पीरियोडिकली किस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, मतलब बढ़ रही है, घट रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां पर अभी ऐसा नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, जिसके लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, एक्सिलरेटेड चार्ज होना चाहिए। तो एक्सिलरेटेड चार्ज बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कह लीजिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग चार्ज मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला चार्ज, ये क्या है, वेरिएबल स्पीड से मूव करने वाला चार्ज। वेरिएबल स्पीड है तभी तो ये एक्सिलरेशन बोल रहे हैं। तो ये वेरिएबल वाला है, ये कांस्टेंट वाला है, मूविंग मतलब कांस्टेंट है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा आप इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं कि दी wavefront of a light traveling in vacuum are given by x plus y plus z equal to c. The angle made by the direction of propagation of light with x axis is. ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना है कि वेवफ्रंट क्या होता है। तो वेवफ्रंट एक इमेजिनरी प्लेन होता है, वेवफ्रंट एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसमें सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। उसमें उन्होंने बताया था कि जब भी किसी मीडियम में कोई वेव आगे बढ़ती है तो वो वेवफ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। वेवफ्रंट क्या है, किसी मीडियम में जब वेव आगे बढ़ती है तो उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करने लगते हैं। अगर एक ऐसा इमेजिनरी हम प्लेन या सरफेस इमेजिन करें जिसमें सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हों, उस इमेजिनरी सरफेस को या प्लेन को हम वेवफ्रंट बोलते हैं। और वेवफ्रंट अलग अलग शेप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ लाइट सोर्स। जो लाइट सोर्स है उसका टाइप कैसा, वो पॉइंट सोर्स है कि लीनियर है, नजदीक है कि दूर है, इसके बेसिस पर आपने पढ़ा था सिलेंड्रिकल, स्फीरिकल और प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो वेवफ्रंट का इक्वेशन दिया हुआ है वो इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। पहली बात।
दूसरी बात ये करेंगे द डायरेक्शन ऑफ मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, सॉरी द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। आपको पता है कि किसी भी वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर आपके पास कोई एक प्लेन वेव फ्रंट ये है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसको हम रे बोलते हैं, और ये रे जो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना। कोई वेव, अगर वेव फ्रंट आपके पास ऐसी स्फीरिकल वेव फ्रंट है, तो इस स्फीरिकल वेव फ्रंट पे जो आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम रे बोलते हैं, ये बताएगी इस पर्टिकुलर वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, है ना। तो इसका मतलब कि वेव फ्रंट यानी इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। यानी आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी जिसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है बोल रहे हैं, वो चीज एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी आपको ये बताना है। तो आपने पढ़ा हुआ है नॉर्मल सा ज्योमेट्री के अंदर कि जब भी हमें कोई प्लेन का इक्वेशन गिवन होता है, सपोज जैसे अगर हम यहां पर ले लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहां पर आपको ये प्लेन इमेजिन कर लीजिए, कोई भी एक प्लेन, सपोज इस तरीके से ये कोई प्लेन है और इस प्लेन का कोई नॉर्मल ले लीजिए, ये नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ कितना एंगल बनाएगी, उसी एंगल का जब हम कॉस ले लेते हैं, जिसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। ये बीटा क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल का वाई एक्सिस के साथ एंगल। और ये गामा क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल का जेड एक्सिस के साथ एंगल। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, और इनके स्क्वायर का सम आपको पता है 1 होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और किसी भी प्लेन का जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगर इन जनरल बोले सम कांस्टेंट डी ले लीजिए आप। और इस प्लेन के इक्वेशन ये देखिए, ए बी और सी क्या है, इस प्लेन का एक्स वाई और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट, है ना। इस प्लेन का एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, वो है ए बी और सी। तो इस प्लेन के जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, आप देखिए जनरल इक्वेशन जो प्लेन का है, यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट डी। जब इस इंटरसेप्ट वाले टर्म ए बी और सी जो आपको दिख रहे हैं, इन सब को अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए जैसे इसको डिवाइड कर दीजिए ए अपान ए बी और सी है ना, तो इनके सबके जो इंटरसेप्ट हैं उनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद एक्स आ जाएगा। बी को भी डिवाइड कर दीजिए इनके इंटरसेप्ट के स्क्वायर के सम से, यहां पर वाई हो जाएगा। प्लस सी वाले पार्ट को भी इसी तरह से आपको डिवाइड करना होगा। ये क्या बनेगा, सी अपान में अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ जेड आ जाएगा। और इस साइड कांस्टेंट अभी भी रहेगा, डी अपान में ए स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी जब इस तरह के इंटरसेप्ट के फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, जब आप इसको इस इंटरसेप्ट के सभी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो पहला टर्म आता है उसको हम बोलते हैं, ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, ये है डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा, ये है डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा। तो इसको आप एल बोलते हैं, तो ये बन जाता है आपका एल एक्स, ये बन जाता है एम वाई, और इसके बाद ये बन जाता है आपका एन जेड इज इक्वल टू सम, इस कांस्टेंट का कोई नाम रख दीजिए, सम कांस्टेंट ई। ठीक है ना। यहां एम एल मतलब क्या, एल मतलब वही कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये हमने आपको प्लेन के बारे में बताया कि ये प्लेन का इक्वेशन है, इसमें ए बी सी एक्स वाई और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है प्लेन की वजह से, और उसको जब आप ए बी और सी के मैग्नीट्यूड से इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो जो पहला टर्म आएगा, मतलब ये इंटरसेप्ट अपान टोटल मैग्नीट्यूड, ये आपका कॉस अल्फा हो गया, जिसको एल बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पहला वाला। इसी तरह से ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। ठीक है, यहां पर इस सवाल में जो आपको ये वेवफ्रंट दिया हुआ है, एक्चुअल में वेवफ्रंट यानी कि ये प्लेन जो दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। यहां पर अगर देखें ए बी और सी की वैल्यू 1 है, इन सब को डिवाइड करिए अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, यानी अंडरवुड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से, यानी अंडरवुड 3 से सबको डिवाइड करना होगा। ये जो वैल्यू यहां से अगर हम निकालें कंपेयर करके इसको इससे, तो ए बी सी की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इन सबको अगर यहां पर ए बी सी की वैल्यू को यहां पर रखें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स अपान में √3
प्लस यहां मिलेगा y अपान में √3, यहां मिलेगा z अपान में √3 और यहां मिलेगा c के अपान में भी √3। और जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब जो इक्वेशन बनता है, तब जो x का जो कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है, z का कोफिशिएंट होता है, वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहां पर हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट है, वो डायरेक्शन कोसाइन है। l की वैल्यू भी 1/√3 दिख रही है, m की वैल्यू भी 1/√3 दिख रही है और n की वैल्यू भी 1/√3 दिख रही है। और यही l जो है वो है x एक्सिस के साथ इस प्लेन के जो नॉर्मल है उसका इस एक्सिस के साथ जो एंगल है वो l है, इसी को हम cos अल्फा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। यहां से आप अल्फा अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो यानी जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो आएगा, यानी कि जो इसका नॉर्मल आएगा, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, वो अल्फा आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आप ये समझ पा रहे हैं चीजों को। प्लेन का इक्वेशन डिवाइड करने के बाद अब ये कन्वर्ट होकर के आपका डायरेक्शन कोसाइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना। पहला वाला पार्ट ये एक्स एक्सिस के लिए एंगल के लिए है, ये वाई के लिए, ये जेड के लिए। सेम चीज हमने यहां पर भी कर दिया। हमें सीधे सीधे यहां प्लेन और लाइन नॉर्मल बोलने की बजाय इन्होंने अलग अलग बोला। प्लेन बोलने की बजाय इन्होंने बोला वेव फ्रंट, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन यानी नॉर्मल बोलने की बजाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बोला, जिसको हम यहां रे बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बिल्कुल रे हो गया। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है ना। चलिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके जीआईसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया। और सबसे खुशी की बात है कि आपका यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, यानी पूरे 5 यूनिट प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 45 लेक्चर में ये पूरा मास्टर बैच में कंप्लीट हो गया है। 2 यूनिट और आपके बचते हैं मॉडर्न फिजिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमने आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, तो मास्टर बैच में न्यूमेरिकल के हिसाब से 3 लेक्चर बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 4 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं सप्लीमेंट्री लेक्चर में, न्यूमेरिकल के लिए मास्टर बैच में उसके 2 लेक्चर बनेंगे। तो टोटल 5 और लेक्चर आएंगे। इसके बाद मास्टर बैच 2.0 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।